हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील संकल्प स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज पर चर्चा करूंगा जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीता खाना पकाती है में कौन सा काल है? तो काल यदि पूछ रहा है ना, काल का मतलब क्या होता है? जब क्रिया समय का बोध कराती है, यानी कि वह भूत में है, भविष्य में है, वर्तमान में है, तो वही काल होता है। जब क्रिया क्या करती है? समय का बोध कराती है कि वह समय किस में चल रहा है, भूत में चल रहा है, भविष्य में चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, तो वही क्या होता है? काल होता है। ठीक है। वैसे काल तीन प्रकार के होते हैं। काल कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल भी पूछेगा कि कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? वर्तमान काल जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन से काल? वर्तमान काल। ये कौन कौन से काल होते हैं? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। कौन सा? संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मद भूतकाल। ठीक है। और भविष्य काल जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु मद भविष्य काल। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। वर्तमान काल 5 प्रकार के, भूतकाल 6 प्रकार के, भविष्य काल 3 प्रकार के। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है? सीता खाना पकाती है में कौन सा काल है? एक बात बताओ, खाना प्रेजेंट टाइम में चल रहा है ना, इस समय काम हो रहा है, और उसमें भी जो सामान्य वर्तमान काल चल रहा है उसमें चल रहा है। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। एक बात मुझे बताइए कि यहाँ पे म की बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है। म की बार बार आवृत्ति हो रही है, और यहाँ पे देखिए स की आवृत्ति हो रही है। जब एक वर्ण एक से अधिक बार आए तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास, अनु का मतलब कि अनुप्रास यानी कि बार बार वर्णों की आवृत्ति होना ही अनुप्रास अलंकार होता है। तो म की आवृत्ति हुई, स की आवृत्ति हुई, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। वैसे अलंकार आप लोग जानते हैं कि किसी भी काव्य में शब्दों के द्वारा यदि शोभा बढ़ाता है ना, तो वहाँ पे शब्दालंकार होता है, और अर्थों के द्वारा शोभा बढ़ाता है तो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। वैसे अलंकार मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। लेकिन एक उभयालंकार भी माना जाता है, लेकिन आपके एग्जाम में यदि पूछेगा तो 2 ही आपको लगाना है। कौन कौन सा? शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है। तो ये जो अनुप्रास अलंकार है ना, यह शब्दालंकार का भेद है। किसका है? शब्दालंकार का। ठीक है। अच्छा, यमक अलंकार जानते हैं? किसी भी पद में एक से अधिक बार शब्द रहेगा, किसी भी पद में एक ही शब्द एक से अधिक बार रहेगा, लेकिन उन दोनों शब्द के अर्थ जो होंगे अलग अलग होंगे, तो वहाँ पे यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा। जैसे देखो, घटा और घटा, काली घटा का घमंड घटा। घटा घटा 2 बार है, 2 बार है, लेकिन दोनों का अर्थ जो है अलग अलग होगा। काली घटा का घमंड घटा, यानी एक घटा का मतलब क्या होता है? घटना। एक घटा का मतलब क्या होता है? घटना। और एक घटा का मतलब होता है बादल। ठीक है। तो ये काली घटा का घमंड घटा कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। ठीक है। श्लेष अलंकार क्या क्या होता है? एक ही, किसी भी पद में शब्द एक ही रहेगा, लेकिन एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होंगे, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे
भिखारिन को देख पट बार बार देत है। यानी कि पट का मतलब होता है कपड़ा और एक पट का मतलब होता है दरवाज़ा। पट एक ही शब्द है लेकिन उसके अर्थ दो निकल रहे हैं। एक पट का मतलब होता है कपड़ा और एक पट का मतलब होता है दरवाज़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन है? ठीक है, एक वचन आपको जानना है ना, तो इसमें आंसू भी बहुवचन है, प्राण भी बहुवचन है, दर्शन भी बहुवचन है, लेकिन आकाश जो है ना वह एक वचन है। थोड़ा सा मैं जो एक वचन में प्रयोग होते हैं उसको मैं बता दूं क्या? जैसे जनता हो गया, सामग्री, सामान, क्षमा, दान, वर्षा, पानी, प्रेम, प्रत्येक, ये शब्द जो होते हैं ना वह हमेशा सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, बहुवचन वाले इसी तरह से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे आंसू हो गया, प्राण हो गया, दर्शन हो गया, ठीक है, लोग हो गया, अक्षत, हस्ताक्षर, होश, समाचार, ठीक है, दर्शक हो गया, बाल हो गया, ठीक है, आशीर्वाद हो गया। ये सब किस में प्रयोग होते हैं? हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? देखो, वैसे ध्वनियाँ ना, ध्वनि क्या होती है? हमारे मुख से जो सबसे छोटी इकाई होती है ना बोलने में, जिसका कुछ हमें अर्थ समझ में आता है, वही ध्वनि होता है। जैसे मैंने क लिखा ना, तो क क्या है? एक ध्वनि है। मैंने अ लिखा तो अ क्या है? एक ध्वनि है। तो कहने का मतलब हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं ना वह मुख्य रूप से दो ही प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? एक स्वर होती है और एक क्या होती है? एक व्यंजन होती है। यही दो ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, अच्छा, स्वर और व्यंजन। ठीक है, ध्वनियाँ कितने प्रकार की? स्वर और व्यंजन। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अंतस्य व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4, य, र, ल, व। उसमें व्यंजन की संख्या कितनी है? तब भी 4। कौन सा? स, ह। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि स्वर कितने हैं, तो 11। स्वर कितने हैं हिंदी में? 11। अगर संस्कृत में पूछेगा तो 9 जवाब देंगे, लेकिन हिंदी में स्वर पूछता है तो हम 11 जवाब देंगे। कौन कौन से होते हैं अभी मैं चर्चा कर दूंगा, अभी कर दे रहा हूँ। एक 4 जो होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं और 7 जो होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक सजाती स्वर होता है और एक विजाती स्वर होता है। दीर्घ स्वर भी एक ही जाति से जो मिलकर बनते हैं उसे सजाती स्वर कहते हैं। जैसे सजाती स्वर वाला देख लीजिए, अ धन अ से मिलेगा तो क्या बनेगा? आ बनेगा। तो यह एक ही जाति से मिलकर बना है ना, तो इसलिए यह सजाती है। तो सजाती में आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, लेकिन विजाती से यदि स्वर पूछे, विजाती वाले, तो ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है, औ होता है। इसको ध्यान रखिएगा। ए जो मिलकर बना है, अ धन ई से मिलकर बना है, ऐ जो मिलकर बना है, अ धन ए से मिलकर बना है, और ओ जो मिलकर बना है, अ धन उ से मिलकर बना है, और औ जो बना है, अ धन ओ से मिलकर बना है। ए को बोलते कैसे हैं? कंठ तालु से। और ऐ को कैसे बोलेंगे? कंठ तालु, यानी कंठ तालव्य भी कह सकते हैं। ओ कैसे बोलेंगे? कंठ ओष्ठ से। थोड़ा सा और मुझे बता देंगे। मैं आपसे यदि पूछूंगा कि व्यंजन कितने हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं, तो 33। कितने हैं? 33। स्वर कितने हैं? 11। ठीक है, स्वर कितने हैं? 11। व्यंजन कितने हैं? 33। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं पूछूं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो क्या जवाब देंगे? 52। ठीक है, क्या जवाब देंगे? 52। लेकिन 52 कैसे है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। 11 स्वर हो गए, 2 अयोगवाह होते हैं। कितने होते हैं? 2, जिसको अयोगवाह कहते हैं। इसका नाम क्या होता है? एक अंग होता है और एक अह होता है। अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वार, और अह को बोलते हैं विसर्ग। 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। व्यंजन जानते हैं कौन कौन होते हैं? 25 तो वर्गीय व्यंजन हो गए, 25,
और 4 अंतस्थ व्यंजन 25, 4 29 और 4 जो होते हैं उसमें व्यंजन। ठीक है, तो 25, 4 29 और 4 33, यही जो होते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। फिर उसके बाद 4 जो हो गए संयुक्त व्यंजन हो गए, और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ, स्र, और 2 जो हो गए द्वितीय व्यंजन। जोड़ लीजिए, 11 और 2 13, 13 और ये 33, कितना हो गए 46, 46 और 4 संयुक्त व्यंजन 50, और 2 जो है द्वितीय व्यंजन कौन से, एक ड और एक ढ। इनको द्वितीय व्यंजन भी बोलते हैं, उच्छिप्त व्यंजन भी बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। तो इस तरह से मिलाकर कुल व्यंजन वर्ण कितने हो गए, 52। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये संधि का क्वेश्चन है, बता देंगे क्या, अन्विच्छा। अन्विच्छा का संधि विच्छेद है, अन्विच्छा का संधि विच्छेद है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये कौन सी संधि है, पहचान जाएंगे। मैंने ट्रिक बताया था, यदि य व पर कोई अधूरा वर्ण है तो वह कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। यदि य व पर कोई अधूरा वर्ण है तो कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। लेकिन यदि अधूरा वर्ण नहीं है तब वह कौन सी संधि होगी, तब अयादि संधि होगी। य और व पर अधूरा वर्ण नहीं है तो वह अयादि संधि होगी, अगर अधूरा वर्ण है तो यण संधि होगी। ठीक है, अब यहाँ से हम तोड़ेंगे ना, तो ये किस में टूटेगा, अनुधन इच्छा, अनुधन इच्छा, इसमें ये टूटेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अनुधन इच्छा, अन्विच्छा का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा हमें आप लोग समय दीजिएगा। हाँ, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि स्थूल का विलोम नहीं है, स्थूल का विलोम नहीं है। तो स्थूल का मतलब जानते हैं क्या होता है, स्थूल का मतलब बहुत बड़ा होता है। तो इसका विलोम होता है, सूक्ष्म भी होता है, तन्वी भी होता है, दुर्बल भी होता है। यानी इसका विलोम सूक्ष्म भी होगा, तन्वी भी होगा, दुर्बल होगा, लेकिन शाश्वत नहीं होगा। क्या नहीं होगा, शाश्वत नहीं होगा। यही इसका सही है। शाश्वत किसका होता है, नश्वर का होता है। किसका, नश्वर का होता है। अच्छा, कुछ और मुझे विलोम बता देंगे क्या, बताइए तो। अर्जन किसका विलोम है, अर्जन, अर्जन जो होता है, अर्जन का मतलब, अर्जन जो होता है वह व्ययन का विलोम होता है। उन्मूलन किसका विलोम है, रोपण का। सहोदर का विलोम क्या होगा, अन्योदर। आविर्भाव का विलोम, तिरोभाव। ठीक है, उद्यम का विलोम क्या होता है, उद्यम का आलस्य होता है। अनिवार्य क्या विलोम, अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक होगा। ऋजु का विलोम वक्र होगा। ठीक है, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, प्राचीन होगा। श्री गणेश का विलोम क्या होगा, इतिश्री होगा। प्रसारण का विलोम क्या होगा, प्रसारण नहीं होता है बढ़ा देना, उसका होगा अंकुचन। और उद्धत का विलोम क्या होगा, विनीत होगा। उद्धत का विलोम क्या होगा, विनीत होगा। उद्धत का विलोम विनीत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिए क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। कहने का मतलब ये है ना कि सामाजिक शब्द को यदि हम तोड़ते हैं तो इसमें कौन सा इसमें मूल शब्द होगा और कौन सा इसमें प्रत्यय होगा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा मैं समझा दूं, क्या प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय ना, जो शब्दांश शब्द होते हैं, ठीक है, शब्द के अंत में जुड़कर जो है मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। क्या करते हैं, मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, और नया शब्द बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, आप कहीं कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, कहीं भी इक प्रत्यय यदि जुटता है ना, तो जो शब्द का पहला वाला वर्ण होता है, जो शब्द का पहला वाला वर्ण होता है वह ह्रस्व को दीर्घ कर देता है। ठीक है, क्या करता है, ह्रस्व को दीर्घ कर देता है। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, समझ लीजिए। जैसे मैंने लिखा संसार, संसार धन इक प्रत्यय इसमें मैंने जोड़ा, तो अब देखो यहाँ पे जो स है ना, इसमें दीर्घ हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, सांसा, सांसा रिक हो जाएगा।
यानी कि शब्द का पहला जो वर्ण होता है, जो ह्रस्व होता है, वह दीर्घ होता है। कब? जब इक प्रत्यय जुड़ता है तब। ठीक है, तो उसी हिसाब से यह सामाजिक है ना, सामाजिक, यानी कि इसमें यहाँ पे दीर्घ हो गया है, इसको तोड़ेंगे तो समाज होगा, समाज धन इक हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा हमारा ऑप्शन है? डी वाला। कौन सा है? डी वाला। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और बता दें क्या? एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे मैंने लिख दिया ना तत्काल, तत्काल मैंने लिखा, इसमें इक प्रत्यय मैंने जोड़ा, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे त है ना, त पे आ की मात्रा, यहाँ पे ह्रस्व है तो ता हो जाएगा, और फिर तात्कालिक हो जाएगा। ठीक है, तात्कालिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? क्या अध्ययन शुद्ध है? अध्ययन शुद्ध है कि प्रमाणिक शुद्ध है कि कृपया से शुद्ध है कि उत्तरदायी शुद्ध है? ठीक है, तो क्या इसका सही शुद्ध होगा? इसका सही जवाब होगा उत्तरदायी। क्या सही जवाब होगा? उत्तरदायी। ठीक है, अच्छा अध्ययन कैसे शुद्ध लिखा जाता है? अध्ययन, यहाँ पे डबल य रहेगा। ठीक है, अध्ययन। ठीक है, प्रमाणिक कैसे शुद्ध होगा? प्रमाणिक, तो यहाँ पे प्रमाणिक कर देंगे, प आक मंत्रा, तब यह शुद्ध हो जाएगा। प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो यह कृपया लिखा है ना, तो कृपया नहीं होता है शुद्ध। शुद्ध क्या होता है? कृपया, कृपया, ये शुद्ध होता है। ठीक है, अच्छा और तुम थोड़ा सा शुद्ध अशुद्ध बता देंगे क्या आप? अच्छा मैं लिख रहा हूँ कौतूहल, कौतूहल, यह शुद्ध है कि अशुद्ध है? यह शुद्ध है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, यह शुद्ध है। अच्छा एक और शब्द मुझे बता दीजिए। जैसे मैंने लिखा रसायनिक, निक, तो यह शुद्ध है कि अशुद्ध है? यह अशुद्ध है। अभी इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अभी इक प्रत्यय वाला मैंने रूल बताया हूँ, इक प्रत्यय इसमें है ना, देखो रसायन, रसायन धन इक, तो इक प्रत्यय है तो यहाँ पे कौन सी मात्रा रहेगी? आ की, तो ये इसका सही शुद्ध रूप क्या होगा? रासायनिक। तो अब ये जाकर क्या हो गया? शुद्ध हो गया। ठीक है, और मुझे बता दो त्रिदोष मैंने लिख रहा हूँ, मुझे बताना यह शुद्ध है कि अशुद्ध है? त्रिदोष, त्रिदोष मैंने लिखा, तो यह क्या है? यह शुद्ध है, त्रिदोष। ठीक है, और एक और मुझे बता दो, अत्यधिक मैंने लिखा, अत्यधिक मैंने लिखा, तो यह शुद्ध है कि अशुद्ध है? यह क्या है? यह अशुद्ध है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक प्रत्यय लगेगा, इक प्रत्यय है ना, तो आ की मात्रा चढ़ जाएगी, अत्याधिक होगा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? शशि किसका पर्यायवाची शब्द है? शशि किसका पर्यायवाची शब्द है? तो शशि किसका पर्यायवाची है? शशि जो है वह पर्यायवाची शब्द है, वह चांद का पर्यायवाची है। किसका है? चांद का। चांद का और पर्यायवाची मैं बता दूं क्या? जैसे चंद्र हो गया, चंद्र हो गया। ठीक है, निशाकर यानी निशा में चलने वाला, निशाकर हो गया। ठीक है, सोम हो गया, सोम हो गया। ठीक है, द्विराज भी होता है, द्विराज हो गया। ठीक है, और इनका राकापति भी कहते हैं, तारकेश्वर भी कहते हैं। तो ये सब किसके हैं? चांद के पर्यायवाची हैं। अच्छा कृपाण किसे कहते हैं? कृपाण जानते हैं? कृपाण चंद्रहास जो होता है, तलवार होता है ना, तलवार, तलवार को कृपाण कहते हैं। ठीक है, चंद्रहास भी कहते हैं। असी, असी ध्यान रखिएगा, असी एग्जाम में पूछता है, असी भी तलवार को ही कहते हैं। और करवाल भी याद रखिएगा, करवाल, ये और एक और याद रखिएगा, खड़ग, 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 ये खड़ग भी याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गए तलवार के पर्यायवाची। अच्छा अनल, अनल जानते हैं? अनल किसका पर्यायवाची होता है? आग का होता है कि हवा का? तो इसका सही जवाब होगा आग का पर्यायवाची होगा। ठीक है, अगर यहीं पे अनिल मैंने लिख दूंगा ना, अनिल, तो ये हवा का पर्यायवाची हो जाएगा।
लेकिन आग का क्या होगा, अनल होगा। ठीक है, जैसे जात देव भी आग का होता है, हुतासन, कृषाणु, वैश्वानर, दहन, वायु सखा, वायु का सहायता करने वाला यानी कि वायु सखा, पावन भी होता है। ठीक है, ये सब किसके होते हैं, आग के पर्यायवाची होते हैं। निलय के बताएंगे, निलय यानी गृह को कहते हैं, निकेतन भी गृह को कहते हैं, भवन भी हो गया, सदन, आगार, आयतन और आवास भी होता है। ये सब किसके होते हैं, घर के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी पुस्तक मैथिली शरण गुप्त जी की है। निम्न में से कौन सी पुस्तक मैथिली शरण गुप्त जी की है। ठीक है, तो इसमें इसका सही जवाब क्या, अच्छा यामा किसकी पुस्तक है, मुझे बताइए तो। महादेवी वर्मा की। ध्रुव स्वामी, जयशंकर प्रसाद। निशा निमंत्रण बताइए तो, हरिवंश राय बच्चन की। हाँ सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, लेकिन साकेत किसकी है, साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी की पुस्तक है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, मैथिली शरण गुप्त जो हैं इनको राष्ट्रकवि किसने कहा था, तो राष्ट्रकवि इनको किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने इनको राष्ट्रकवि की पदवी दी थी। ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त जी के उपनाम, मैथिली शरण गुप्त जी का जो है उपनाम जो था वह दद्दा है। इनको सबसे पहले 1954 में पद्म भूषण पुरस्कार से प्राप्त नवाजा गया था। ठीक है, और 1937 में मंगला प्रसाद पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार, मंगला प्रसाद पुरस्कार, किस पुस्तक के लिए, साकेत पुस्तक के लिए। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, मैं बोल देता हूँ, जैसे भारत भारती हो गया, मेघनाथ वध हो गया, पंचवटी हो गया, मातृभूमि, झनकार, रंग में भंग, यशोधरा, ध्यान रखिएगा यशोधरा, चंद्रहास, जयद्रथ वध, साकेत, जय भारत। ठीक है, इनकी ये सब फेमस पुस्तकें हैं, इनको याद रखिएगा। अच्छा मुझे बता देंगे क्या, जो यामा पुस्तक है इनको जो है कोई पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा पुस्तक के लिए दिया गया था। कब दिया गया था, 1982 में। किसको दिया गया था, महादेवी वर्मा को। इनकी कुछ फेमस पुस्तकें हैं, मैंने बता चुका हूँ, निहार हो गया, रश्मि हो गया, निर्जा, सांदकी, दीपशिखा, नीलांबरा। ठीक है, तो ये इनकी फेमस पुस्तकें हैं। अच्छा ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं, इनकी कुछ फेमस पुस्तकें हैं, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, आकाशदीप, इंद्रजाल, तितली, इरावती और ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त। और एक बात ध्यान रखिएगा, इनको ये जो ध्रुव स्वामिनी है ना, ध्रुव स्वामिनी के लिए इनको जो है जयशंकर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, एक और इसमें देख लीजिए, एक और इसमें देख लीजिएगा, निशा निमंत्रण जो है, निशा निमंत्रण किसकी है, निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे तेरा हार हो गया, मधुशाला हो गया, मधुबाला हो गया, मधुकलश हो गया, निशा निमंत्रण हो गया, दो चट्टानें हो गया। और इनके कुछ आत्मकथाएं जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर, 10 द्वार से सोपान तक, 4 खेमे 64 खूंटे, इनकी फेमस पुस्तकें हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको डेली जो है रचना पढ़ाता हूँ, और इसको आप कहीं ना कहीं लिख कर याद करते चलिए। ठीक है, एक दिन में पूरी रचना नहीं आप याद कर पाएंगे, एक एक करके याद करते चलिए। चलिए मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।